हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो विद्युत क्षेत्र है उससे संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न कराऊंगा और ये आंकिक प्रश्न आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे और कुछ इसमें आपके अंडरस्टैंडिंग के होंगे। तो आंकिक प्रश्न, इसका मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ। नंबर 1, आपका प्रश्न है कि यदि किसी आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की कमी हो तो वस्तु से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। तो सीधा ही प्रश्न को देखते ही ये लग रहा है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं तो वस्तु पर धन आवेश होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो धन आवेशित हो जाती है। वस्तु के द्रव्यमान में कमी इक्वल टू 9.1 नैनोग्राम। नैनो का मतलब होता है 9.1 इंटू 10⁻⁹ ग्राम। अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दें। 9.1 इंटू 10⁻⁻12 किलोग्राम। वस्तु द्रव्यमान में इतनी कमी आती है। तो यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या n हो तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल टू NMe। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me के बराबर और ये n इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया NMe। तो ये जो द्रव्यमान जितनी इसमें कमी आ रही है ये इस इलेक्ट्रॉन के जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उनकी द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। अतः NMe इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻12। n आपको इसमें निकालना है 9.1 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन Me। Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg ये होता है इसका। तो ये हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। इससे ये काट देंगे और इसमें से ये कम कर देंगे तो ये आ जाएंगे 10⁻19।
और ये इसका उत्तर होगा। तो यानी कि अगर इतना द्रव्यमान में कमी आती है तो उस वस्तु से 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं। किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 into 10⁻⁻30 कूलम मीटर हो तो आयनों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। द्विध्रुव HCl अणु, यानी आपको ये दिया गया है कि HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इतना है तो आयनों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू ये होता है Q इंटू 2A। तो आपको 2A ज्ञात करना है। HCl अणु है इसलिए इसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगा। आपको द्विध्रुव आघूर्ण इसमें दिया गया है तो इसको आप लिख लें। अतः Q इंटू 2A इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻⁻30। सो 2A इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻⁻30 अपॉन Q। Q का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू यहाँ रखते हैं 3.4 इंटू 10⁻⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इससे ये राशि 2 बार कट जाएगी, लगभग 2 बार। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इसमें से ये माइनस कर दें तो ये आपके माइनस करेंगे तो 10⁻11 2A ये आ गया इतना मीटर और ये इसका उत्तर है। तो इसमें A नहीं निकालना है बल्कि 2A निकालना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब मैं आपका इसमें तीसरा प्रश्न ले रहा हूं। दिए गए आवेशों के निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। यहां पर आप एक निकाय दिया गया है, ये निकाय है, यहां पर एक आवेश है इसके, ये समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। यहाँ पर आपको प्लस Q आवेश दिया है, ये माइनस Q आवेश दिया है और ये भी माइनस Q आवेश दिया है। अब इस निकाय को देखते ही ये पॉइंट हम यहाँ पर A मान लें, ये B और ये C। तो ABC समबाहु त्रिभुज है, इसके एक कोने पर प्लस Q आवेश, B और C पर माइनस Q आवेश रखे गए हैं। आपको निकालना है द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। इस चित्र को देखते ही तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें द्विध्रुव कौन कौन से हैं। एक तो द्विध्रुव है इसमें AB और दूसरा द्विध्रुव है AC। तो दो द्विध्रुव है, तो इसमें दो द्विध्रुव आघूर्ण होंगे।
और जैसा हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। ये बात हम खास तौर से हमें ध्यान रखनी है। तो इसका हल कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस दिए गए निकाय को बनाएं। इस तरीके से ये प्लस क्यू माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी, ये दूरी ए, ये दूरी ए और ये दूरी इसमें ए। अब इसमें हमारे पास एक दी है तो इसके कारण जो बी पॉइंट पर है उसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण इस तरीके से हो। मान लेते हैं कि P1 माइनस क्यू सी बिंदु पर रखा हुआ है तो इसके लिए द्विध्रुव आघूर्ण इस तरीके से हो। ये आपका मान लेते हैं कि P2 है। तो अब ये क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण इसमें 60 डिग्री के बराबर होगा। तो यानी कि ये कोण भी इसमें 60 डिग्री का है। निश्चित रूप से ये कोण भी इसमें 60 डिग्री का होगा। ठीक है, दो सदिश राशियां दी गई हैं, उनके बीच का कोण दिया गया। अब आपको इसका परिणाम ही निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप P1 निकालें। P1 इक्वल टू Q इंटू A, P2 इक्वल टू Q इंटू A। क्योंकि अब इनकी बीच की दूरी A के बराबर दी गई तो A लिखेंगे, 2A नहीं लिखेंगे इसको। इनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप इसमें सीधा ही आते हैं परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू स्क्वायर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। जैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा है सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम, जिसके द्वारा हम ये फॉर्मूला निकालते हैं। वहां पर फॉर्मूला होता है R इक्वल टू स्क्वायर रूट ए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। P1 का मान रख दें स्क्वायर रूट QA होल स्क्वायर प्लस QA होल स्क्वायर प्लस 2। P1 P2 दोनों बराबर हैं तो इसको भी स्क्वायर ही कर दें और इंटू cos 60 डिग्री। तो QA सब में स्क्वायर है इसलिए QA को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे और अंदर रह जाएगा 1 प्लस 2 और cos 60 का मान होता है 1/2। तो हम यहाँ से इसको 2 से 2 काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका QA। अब 1 2 और यहाँ से 1 यहाँ से रहेगा तो ये 3 हो जाएंगे, यानी आपके पास है 1 प्लस 1। सो ये इक्वल टू QA रूट 3, ये इक्वल टू P। ये इसका उत्तर। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है, उनके बीच का कोण कितना है और कितने इसमें द्विध्रुव आघूर्ण बन रहे हैं। एक ही पॉइंट पर पूछा गया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इसमें 2 ही अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण हो सकते हैं और इसमें नहीं हो सकते। तो इस तरह से P1 P2 ज्ञात होने पर फिर इसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले को लगा करके बस इसको हल करना है और उसके बाद फिर इसको हल कर लीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन, दो समरूप आवेशित गोलाकार चालक
प्रश्न को देखें। दो समरूप आवेशित गोलाकार चालक बी और सी पर समान आवेश है तथा परस्पर कुछ दूरी पर रखने से F बल से प्रतिकर्षित होते हैं। तीसरा, गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है लेकिन उदासीन है। इस वर्ड पर खासतौर से ध्यान देना, उदासीन है। यह पहले गोले बी के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात गोले सी के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। यानी जो गोले बी और सी है वो एज इट इज रहते हैं, उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका कहने का अर्थ ये। फिर इस तीसरा जो गोला होता है उसको दोनों के संपर्क में लाने के बाद इसको अलग कर देते हैं। अब प्रश्न ये है कि बी और सी के बीच में नवीन प्रतिकर्षण बल कितना होगा। अब यहाँ पर केवल और केवल आवेश की बात है, दूरी की तो कोई बात नहीं है, इसलिए दूरी वाले पॉइंट को हम इसमें छोड़ देंगे। और ये भी ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था कि जब वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं या संपर्क में लाते हैं तो ये आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। तो उस नियम को ध्यान में रखते हुए आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो ये आपकी दोनों ही चीजें, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी है और यहाँ पर आपको उस फॉर्मूले को लगा करके आपको बल भी ज्ञात करना है। ये गोला है बी, ये गोला है सी। मान लेते हैं कि इस पर आवेश होता है Q और इस पर भी आवेश होता है Q। इनके बीच की दूरी जो कुछ भी है, अब एक उदासीन गोला है उसको पहले इसके संपर्क में लाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि उदासीन गोला है और यहाँ पर आवेश Q है, तो आवेश संरक्षण के नियमानुसार इन दोनों गोलों पर आवेश का वितरण होगा। और ये पढ़ाते समय ही मैंने बताया था कि एक पर 0 आवेश है, एक पर Q है, तो प्रत्येक गोलों पर आवेश आधा आधा हो जाएगा, यानी Q/2 और Q/2। तो क्या होगा, उदासीन गोले को बी के संपर्क में लाने पर प्रत्येक गोले पर आवेश, ठीक है। क्या करेंगे, एक पर Q आवेश है दूसरे पर 0, तो बस इसको 0 + Q/2 दो भागों में डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा Q/2। तो प्रत्येक गोले पर आवेश सब इतना होगा। तो यानी कि उदासीन गोले को इसके संपर्क में रखने पर अब इस पर आवेश रह गया Q/2। अब इतना आवेश उदासीन गोले पर हो गया, तो इस गोले को जिसके उदासीन है, जिस पर अब इतना आवेश आ गया है, अब इस गोले को इस आवेश के संपर्क में रखा जाता है, यानी इस गोले C के संपर्क में रखा जाता है। तो Q/2 आवेश के गोले को गोले C के संपर्क में रखने पर प्रत्येक गोले पर आवेश, तो देखो अब क्या है, अपने पास दो गोले हैं, एक पर आवेश इतना है, एक पर आवेश इतना है। फिर आपको वही करना है कि दोनों के आवेशों को जोड़ करके आधा करना है, क्योंकि आवेश बराबर बराबर वितरित होता है।
प्रत्येक गोले पर आवेश इक्वल टू, एक पर है Q/2, दूसरे पर है Q, इसको सबको जोड़ के क्या करना है आपको, आधा करना है इसका 1/2, तो ये हो गया 3Q/2 इंटू 1/2, सो 3Q/4। अब क्या होगा कि अब C गोले पर भी कितना आवेश रहेगा, और जो उदासीन गोला पहले से था उसका उस पर परिणामी आवेश भी इतना ही रह गया 3Q/4। तो अब क्या है हमारे पास, ये जो आपके B और C है इस पर आवेश हो गया Q/2 और इस पर आवेश हो गया 3Q/4। अतः अब क्या है, इसमें ये जो गोला है B और ये जो गोला है C, अब इस पर आवेश रह गया Q/2 और इस पर आवेश हो गया 3Q/4। पहले कितना कितना था, Q आवेश था प्रारंभ में, प्रतिकर्षण बल, इनके बीच की दूरी में कोई हमने चेंज नहीं किया, दूरी समान है, इस बात का ध्यान रखना है। सो ये बल F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2, तो दोनों पर आवेश प्रारंभ में बराबर है, Q इंटू Q अपॉन बीच की दूरी R, तो ये R², सो 1/4πε0 इंटू Q² अपॉन R²। अब नवीन बल, यानी इस वाली स्थिति के अंदर जबकि इस पर आवेश Q/2 होता है और इस पर आवेश 3Q/4 होता है, ये F' मान लेते हैं 1/4πε0 इंटू ये है आपका Q/4 इंटू 3Q/4 अपॉन R², दूरी में कोई चेंज नहीं, ये इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये हो गया आपका 3Q² अपॉन 8 R²। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये बल F' इतना है, तो अब 1/4πε0 Q/R², ये आपका ये बल दिया हुआ है इसमें, तो यहाँ पर अतः F' इक्वल टू 3/8 इंटू F। तो यानी अब जो नया बल होगा वो प्रारंभिक बल का 3/8 होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी आपको गोला दिया गया है, प्रश्न को समझने की जरूरत है। पहले उसको B के संपर्क में रखते हैं, वहाँ आवेश का वितरण आधा आधा, फिर दोनों आवेश उदासीन गोले को इस पर आवेश Q/2 हो जाता है, उसके बाद उसको इस गोले C पर रखते हैं, फिर दोनों के आवेशों को जोड़ करके आधा आधा करना है। अब इस पर प्रत्येक पर आवेश इतना होगा, ठीक है 3/4Q। और अब इस पर बल निकालो, प्रारंभिक स्थिति में बल ये होगा और जब ये स्थिति आ जाएगी तब इस पर बल इतना होगा, और दोनों को कंपेरिजन करके इसमें बल का मान निकालेंगे। तो जो नवीन बल होगा वो प्रारंभिक बल का 3/8 होगा। दिए गए निकाय में बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। आपको क्या दिया गया है, आपको ये दिया है, ये एक समबाहु त्रिभुज है
ये पॉइंट सी है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है, यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है और इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए के बराबर। आपको इस सी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र कितना हो, तो सीधा ही है भाई, यहाँ पर दो आवेश आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ निकालना, दूरियां आपको दे रखी हैं। ठीक है, इसको हल कैसे करना है? सबसे पहले इस दिए गए निकाय को बनाएं आप। ये सी, यहाँ पर ये क्यू और यहाँ पर भी ये प्लस क्यू, ये आपका ए और ये बी, ये ए और ये ए। अब यहाँ पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र, ए के कारण बी के कारण विद्युत क्षेत्र, आप देख रहे हैं कि इनकी दूरियां बराबर हैं, आवेश समान है, तो विद्युत क्षेत्र दोनों के कारण बराबर बराबर होगा। तो ए के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरीके से, और मैंने आपको पहले बताया था कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमेशा उस बिंदु पर इकाई धनावेश मान करके चलेंगे, जिससे आपको दिशा ज्ञात करने में आसानी रहेगी। इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरीके से, ये मान लो ई ए, इसको मान लो ई बी। क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है इसलिए प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री के बराबर होगा। इसमें ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी इसमें 60 डिग्री होगा। ये अंडरस्टैंडिंग है अपनी, आपको पहले से ज्योमेट्री बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो इसमें ई ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर और ई बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दोनों विद्युत क्षेत्र बराबर हैं, स्पष्ट है। ई ए इक्वल टू ई बी और हम इसको ई डैश मान लेते हैं, ई डैश। इनके बीच का कोण ई ए और ई बी के बीच कोण इक्वल टू 60 डिग्री। सब चीज आपको दी गई, जिस तरह से 11th क्लास में मैंने फॉर्मूला आपको अप्लाई करके बताया था, तो उसी तरीके से इसमें अप्लाई करना है। तो परिणाम विद्युत क्षेत्र की सीधा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें, E इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा, ये इक्वल टू, अब हमने इसको E और EB को E डैश मान लिया है तो यहाँ पर E डैश लिख लो, इससे क्या है थोड़ा सा आसानी रहती है। ये हो जाएगा आपका 2E डैश स्क्वायर cos 60। E डैश स्क्वायर सब में कॉमन है तो इसको E डैश को आप बाहर निकाल लो स्क्वायर रूट से, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 + 2 cos 60 का मान 1/2, इससे इसको काट देंगे ई डैश और ये रहेगा आपका स्क्वायर रूट 1 + 1 + 1। ई डैश का मान रखते हैं जो हमने यहाँ पहले निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 3, ये इक्वल टू, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है आपका। सिर्फ ये ध्यान रखें कि इसकी दिशाएं क्या होंगी, इनके बीच के कोण क्या होगा, और फिर आप इसमें सदिशों का त्रिभुज नियम लगा करके या त्रिभुज नियम लगा करके आप इसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। अब मैं आपको एक और प्रश्न आपको बता रहा हूं। बिंदु आवेश क्यू को दो भागों
देखिए हम प्रश्न पर जाते हैं। क्या दिया है, किसी बिंदु आवेश Q को दो भागों Q1 और Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, साथ ही अधिकतम बल की गणना हो। एक ही आवेश है, उसके हम दो भाग करते हैं, तो प्रश्न ये कि वो भाग कितने कितने होने चाहिए, आधा आधा होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, जिससे कि उनके बीच बल का मान सबसे अधिक हो। दिया गया आवेश आपको क्यों है, इक्वल टू क्यू। Q1 Q2 उसके दो पार्ट हैं, तो पहला भाग Q1 इक्वल टू Q मान लेते हैं हम इसको, Q1 इक्वल टू Q। तो दूसरा भाग Q2 इक्वल टू, अब इसमें से कितना भाग हमने ये मान लिया, तो बचा हुआ भाग इसका ये होगा, तो यानी कि ये रह जाएगा आपका Q माइनस Q। ठीक है, अब इनके बीच बल, अब इनके बीच की दूरी कितनी है, r के बराबर, तो बल का फॉर्मूला अप्लाई करें, बल F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर 1/4πε0। Q1 का मान यहाँ पर Q जो हमने Q मान लिया है, और दूसरा है इसका Q माइनस Q अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वल टू F। अब इसमें करना क्या है, इस बल का मान अधिकतम होना चाहिए, तो अधिकतम बल के लिए dF अपॉन dQ ये इक्वल टू 0 हो गया। हमें आवेश Q का मान निकालना है, ये आवेश कितना होगा, इसलिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, अधिकतम या न्यूनतम के लिए हमेशा फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है, जो पहला अपकरण होता है उसका मान 0 के बराबर होता है। ये गणित में दी गई एक अलग से चैप्टर होता है, इसमें हम अधिकतम न्यूनतम के बारे में पढ़ते हैं, और वहीं से ये फॉर्मूला आता है इसके अंदर। तो d अपॉन dQ, चलिए इसका मान रख देते हैं, ये 1/4πε0 इंटू Q माइनस Q अपॉन r स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। अब इसमें ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप इनको तो अलग ही इसमें निकाल दें, d अपॉन dQ। अब अपने पास रह जाता है Q इंटू Q और ये Q, तो इसको भी गुणा कर लें, Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। बाकी सारे टर्म्स छोड़ दीजिएगा इसके अंदर से, सो d अपॉन dQ। अब इसको अलग अलग कर लें यहाँ पर, ये आपका Q इंटू Q माइनस d अपॉन dQ इंटू Q स्क्वायर, ये इक्वल टू 0। तो ये Q के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर हो जाएगी, यहाँ पर केवल Q रह जाएगा, ओनली Q, तो ये रह जाएगा केवल Q, या फिर हम इसको ऐसे लिखें dQ अपॉन dQ, और भाई ये Q आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस ये 2 इंटू Q अवकलन के नियमानुसार, सो ये यहाँ से आप इसको हटा देंगे, आपके पास रह गया Q माइनस 2Q इक्वल टू 0, या Q इक्वल टू 2Q, इसलिए Q इक्वल टू Q/2। तो यानी क्या है कि अगर हम इसको इतना करते हैं, अधिकतम बल निकालते हैं, तो इस Q का मान Q/2 के बराबर होना चाहिए, यानी इसका ये जो आवेश है ये इस आवेश का आधा, तो निश्चित रूप से Q2 का मान भी
पहले का आधा ही होगा, यानी Q2 इक्वल टू Q/2। अब आपको इसमें क्या करना है, अतः Q1 इक्वल टू Q/2 और Q2 इक्वल टू Q/2। अब वो पूछ रहा है कि अधिकतम बल कितना होगा। मान रख लें इसके जो वहीं अधिकतम बल F इक्वल टू 1/4πε0, और अपन ने जो यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इक्वल टू 1/4πε0, प्रत्येक का मान आधे के बराबर है, अपॉन R स्क्वायर। सो ये इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर, ये इक्वल टू इतना। इस पर अधिकतम बल काम करेगा। इन दोनों आवेशों का अगर हम दो भागों में डिवाइड करते थे, सबसे पहली बात तो ये हम किसी भी इससे ही निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी आवेश को दो भागों में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक का मान आधा आधा होगा, और बल का मान कितना होगा, वो यही स्थिति होगी इसके अंदर। तो ये इस तरीके से देखो, इसमें दोनों ही चीजें हैं। आपको यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन भी अप्लाई हो रहा है, ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और ये आपका बल का मान कितना है, तो बल का फॉर्मूला लगा रहे हैं, और लगाने के बाद इसकी गणना करके ये निकाल रहे हैं। तो यानी कि ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन है, समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण को त्वरित किया जाता है। कणों के त्वरण का अनुपात ज्ञात कर। अब ये क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है, कई बार पीएमटी के अंदर भी आया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर 3 कण यूज कर रहे हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण। और इनके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पर कितना होता है, अल्फा कण पर कितना होता है, साथ ही इनके द्रव्यमान कितने कितने होते हैं। तो यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो आवेशित कण Q और विद्युत बल F इक्वल टू QE, सिंपल फॉर्मूला। त्वरण पूछ रहा है क्योंकि इसमें बल काम कर रहा है, त्वरण तो होगा ही होगा। तो इसमें न्यूटन का द्वितीय नियम में अप्लाई करें। F इक्वल टू होता है ma, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। तो यहाँ पर m के रखते हैं, ये इक्वल टू QE। A का मान आपको निकालना है त्वरण, A इक्वल टू QE अपॉन m। अब हम इनके त्वरणों का अनुपात निकालेंगे। तो प्रोटॉन के लिए P लिखेंगे, न्यूट्रॉन के लिए D लिखेंगे, अल्फा के लिए अल्फा, और इनके द्रव्यमान और आवेश ई सब के लिए समान है। अतः AP अनुपात AD
अनुपात ए एल्फा इक्वल टू, इसमें आपका क्यू पी इंटू ई अपॉन एम पी, प्रोटॉन का द्रव्यमान, अनुपात क्यू डी इंटू ई अपॉन एम डी, अनुपात क्यू एल्फा ई अपॉन एम एल्फा, ये इक्वल टू प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण होते हैं, तो हमें यहाँ पर ये मान के चलेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान बराबर होते हैं। तो जो प्रोटॉन होता है उसको तो हम इसमें ऐसे क्यू पी इंटू ई अपॉन एम पी, अनुपात यहाँ पर न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो भी एक के प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही होता है, तो ये आपका क्यू पी अपॉन ई एंड डी, द्रव्यमान, न्यूट्रॉन के नाभिक में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है, इसलिए द्रव्यमान जो इसका होगा वो इस द्रव्यमान का दुगना होगा, 2mp, अनुपात क्यू अल्फा, अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है, इसलिए 2qp इंटू ई अपॉन एम अल्फा, प्रोटॉन का जो अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो उसमें नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, तो इन चार कण होते हैं, तो इन प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, 4mp। हमने यहाँ पर क्या लिया है, QD इक्वल टू QP, Q अल्फा इक्वल टू 2QP, MD इक्वल टू MP, M अल्फा इक्वल टू 4mp, ये आपको यहाँ पर ले जाएंगे। अब इसमें से साइड ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल कर दें आप इसमें से, क्योंकि ये अनुपात है सारे के सारे, ये भी कैंसिल हो जाएगा इसमें से। अब अपने पास यहाँ 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो आपके पास रह गया 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। अब इसको और सरल करने के लिए क्या करें, 2 से गुणा कर दें सबके अंदर, तो ये आ जाएगा आपको 2 अनुपात 2/2 अनुपात 2/2। तब ये कैंसिल होगा तो एक एक रह गया, तो आपके पास लास्ट में क्या रह गया, ये इक्वल टू 2 अनुपात 1 अनुपात 1, तो ये हो गया आपका AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा, ये इसका, तो यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण, इनमें सबसे ज़्यादा त्वरण होगा प्रोटॉन का, प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो इसमें त्वरण है वो इन सभी दोनों कणों के त्वरणों का दुगना होगा। इस तरीके से आपको अगर बेसिक आप जानते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जरूरी है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझें और क्वेश्चंस को हल करें, और भी आपके बुक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे, आप उनको हल करने का प्रयास करें। ये मेरा इस पाठ पहला यानी जो फर्स्ट लेसन है उसका लास्ट लेक्चर है, और इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकली बताई। तो आप इसको लेक्चर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने जितने भी मित्रगण हैं सबको बताइएगा जो 12th साइंस के स्टूडेंट हैं, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि एक के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप सब आपस में शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।